नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करें BTC 4th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है शांति शिक्षा। दोस्तों यह इसका तीसरा वीडियो है। दोस्तों दो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर के दोस्तों प्लेलिस्ट को प्ले कर सकते हैं और सारी वीडियोज़ को आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे कि ध्यान से क्या अभिप्राय है। दोस्तों मैंने कहा ध्यान देंगे, ध्यान से क्या अभिप्राय है। दोस्तों चिंतन व मनन करना ही दोस्तों ध्यान है, अर्थात अपनी चित्त वृत्ति को जिस विषय में धारणा द्वारा लगाए रहते हैं। दोस्तों अपनी चित्त वृत्ति को जिस विषय में या धारणा में लगाए रहते हैं उसी विषय में निरंतर लगाए रहना ही ध्यान कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे कहा जाता है कि समाधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों कहा गया कि जब अहंकारिक चेतना से ऊपर उठकर ध्यान हरा हो जाता है, जब अहंकारिक चेतना से ऊपर उठकर ध्यान हरा हो जाता है और वह अपने अति उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, वह समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। मतलब दोस्तों जब मनुष्य अहंकारिक चेतना से ऊपर उठकर दोस्तों उसका ध्यान हरा हो जाता है और वह अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति की तरफ दोस्तों क्या करता है, बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों इसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा गया कि मानव अधिकार क्या है। वे अधिकार जो हमारी प्राकृतिक या स्वभाव में निहित होते हैं, इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मानवाधिकार हमें पूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। ऐसे अधिकार जो प्रकृति द्वारा निहित हैं या अगर इन मानवता का अगर अधिकार ना रहे तो दोस्तों मानव का जीवन व्यतीत करना दोस्तों कठिन हो जाए। ऐसे अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि अनुच्छेद 23 में किस अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 23 हमें बताता है कि किसी को दास बनाकर या दासता की स्थिति में नहीं रखा जाएगा। किसी को दास बनाकर या दासता की स्थिति में नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22 क्या बताता है। अनुच्छेद 22 दोस्तों किसी को भी मनमाने तौर पर गिरफ्तार या नज़रबंद या निर्वासित नहीं किया जा सकता। मतलब अनुच्छेद 22 हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी मनमाने तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नज़रबंद नहीं किया जा सकता, निर्वासित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 325 में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों अनुच्छेद 325 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। किसका दोस्तों? प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में क्या वर्णित है। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। दोस्तों 42 अनुच्छेद क्या कहता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। दोस्तों अगला प्रश्न कि धार्मिक अनेकता में एकता से क्या अभिप्राय है। भैया धार्मिक अनेकता में एकता से क्या अभिप्राय है। तो भारत विभिन्न धर्म स्थलों की जन्म स्थली है। यहाँ पर सभी धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। धर्मों की अनेकता में एकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। क्या है दोस्तों कि सभी धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। धर्मों की अनेकता में एकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। अगला कहा गया कि धार्मिक सहिष्णुता से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति की महान विशेषता इसकी सहिष्णुता कहलाती है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई सभी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। क्या किए हुए हैं दोस्तों? सभी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। दोस्तों धार्मिक मतलब दोस्तों जितने भी लोग हैं दोस्तों वो अपने ही धर्म को महान बताते हैं और इसी महानता की विशेषता को दोस्तों सहिष्णुता कहते हैं। दोस्तों सभी धर्म जैसे मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई अपने अपने धर्म की दोस्तों विशेषता बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। दोस्तों देखेंगे कि इस संस्था का उत्तरदायित्व तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है। सतत विकास से क्या अभिप्राय है। तो सतत विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? सतत विकास से अभिप्राय है सतत विकास की एक
गतिशील प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। दोस्तों 2016 में आया हुआ ये प्रश्न, तो दोस्तों ध्यान देंगे कि पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना है। दोस्तों बालक को दोस्तों अगर आप पाठ्यक्रम में ही दोस्तों शांति शिक्षा को इन्वॉल्व कर लेंगे तो उसके माध्यम से दोस्तों जो भी नैतिक गुण हैं, जो भी नैतिक शक्तियां हैं, ठीक है, वो सभी बच्चे के व्यवहार और आचरण में आ जाएंगी, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने तथा शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए कि आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं। आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि शांति के प्रमुख घटक दोस्तों कौन कौन से हैं। अहिंसा, सत्याचरण, देखिए अत्याचार नहीं है, सत्याचरण है, सत्य का आचरण। दोस्तों सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम का व्यवहार, पूर्वाग्रहों की से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण, ये सभी शांति के घटक हैं जिनके माध्यम से समाज में शांति व्याप्त है। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता क्या है। तो दोस्तों ध्यान देंगे अहिंसा मूलक समाज की विशेषता दोस्तों उसके सदस्यों के व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होता है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संचमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा और उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। अहिंसा मूलक समाज में दोस्तों हिंसा नामक चीज या उपद्रव नामक चीज नहीं होती। वहां पर विवादों का दोस्तों क्या होता है, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होता है, संतोष कराया जाता है, प्रेम व सहानुभूति होती है, क्षमाशीलता होती है। उन कारणों को बताइए। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है कि उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप को प्रकट करते हैं। दोस्तों उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप को प्रकट करते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है कि किशोर के अंदर दोस्तों हिंसा तब जन्म लेने लगती है जब उसकी जो इच्छाएं होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, जब वो प्रबल रूप से अपना आकार ले लेती हैं और वह किसी भी तरह से दोस्तों पूरी नहीं होती। देखेंगे यहाँ पर कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। फलस्वरूप किशोरों में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल होती हैं। असंतोषजनक परिवार संबंध विद्यालय में दोस्तों क्या होता है, असंतोषजनक परिवार संबंध विद्यालय में कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचारों माध्यमों का अनुचित प्रभाव दोस्तों किशोरों में दोस्तों क्या करता है, हिंसा को बढ़ावा देता है और हिंसा दोस्तों दिखाई देने लगती है किशोरों में। दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है। दोस्तों प्रश्न पर गौर करेंगे, साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है। यह टर्म आपने सुना होगा, 2019 में भी आया है और 2016 में आया है। तो दोस्तों देखेंगे किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए, इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। क्या करता भैया, ये दोस्तों व्यक्तियों को नकारात्मक बुला देता है। दोस्तों डिजिटलाइजेशन में दोस्तों यह काम काफी बड़ा है। दोस्तों देखेंगे इंटरनेट या डिजिटल वस्तुओं के द्वारा दोस्तों किसी व्यक्ति को प्रताड़ित और परेशान करना साइबर बुलिंग होता है। इसका बाल मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें नेगेटिव बना देता है, नेगेटिव। ठीक है, याद रखेंगे कि अष्टांग योग किसे कहते हैं। दोस्तों अष्टांग के योग के प्रणेता हमने जान लिए थे, कौन थे, पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि थे, है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर कि अष्टायोग किसे कहते हैं। तो अष्टायोग में दोस्तों योग के 8 अंग बताए हैं। कौन कौन से अंग बताए हैं दोस्तों, 8 अंग कौन कौन से हैं। पहला अंग है दोस्तों यम, दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर है दोस्तों धारणा, ज्ञान और समाधि। दोस्तों इनमें प्रथम 5 जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार दोस्तों योग के बहिरंग साधन है, जबकि अंतिम 3 दोस्तों व्यक्ति के अंतरंग साधन माने जाते हैं, जैसे ध्यान, धारणा और समाधि।
ध्यान, धारणा और समाधि। दोस्तों ध्यान, धारणा और समाधि और एक ज्ञान होता है, ठीक है, धारणा वाला हटा करके हम ज्ञान भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अंतरंग साधन होते हैं व्यक्तित्व के अंदर का। तो दोस्तों 5 गुण कौन से होते हैं? देखिए मैंने कहा था आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण होते हैं: खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और स्नायु विकृति। फिर से याद कर लेंगे दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में मिलेगा आपको। ये भी दोस्तों एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना है, याद रखिएगा। व्यक्तित्व के 5 गुण कौन से हैं? खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और स्नायु विकृति। दोस्तों आगे चलेंगे, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? नामांकित कीजिए। दोस्तों हिंसा आपकी कई प्रकार की होती है, जैसे मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। दोस्तों यह भी दोस्तों क्या होती है? हिंसा का ही एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर कि शांति शिक्षा से मूल्य का क्या तात्पर्य है? दोस्तों सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों और सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग करते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों क्या होता है? विशेष महत्व होता है। देखिए फिर से पूछा गया है योग सूत्र। दोस्तों याद कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये फिर से प्रश्न देखने को मिल सकता है, आपसे पूछ सकता है कि पहले 5 नियम कौन से हैं। तो याद कर लीजिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आपसे पूछ सकता है। बहिरंग कौन से हैं? धारणा, ज्ञान और समाधि। दोस्तों अंतरंग, बहिरंग करके याद कर लीजिए। देखिए ये जो है आपके बहिरंग हैं, ये बाहर के हैं ये वाले, और ये आपके अंतरंग के हैं, आपके अंदर के हैं, अंदर मानव के मन के अंदर की बात है। ये योग सूत्र दोस्तों 8 अंग बताए हैं, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। दोस्तों अगला प्रश्न यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से किया गया? दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को भारत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। दोस्तों क्या क्या था? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। दोस्तों अगला देखेंगे कि मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? दोस्तों मीडिया के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो मीडिया से तात्पर्य संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़े, विज्ञापनों का प्रसारण मिल सके या प्रसारण किया जा चाहता हो। दोस्तों इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आज के समय में समाचार पत्र, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, फैक्स, पत्रिकाएं, इंटरनेट आदि सभी संचार माध्यमों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। दोस्तों प्रश्न देखिए कैसे कैसे आपके 2017 में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तैयार कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि शांति शिक्षा, दोस्तों कहा गया शांति शिक्षा से क्या समझते हैं? दोस्तों शांति शिक्षा से उस प्रकार की शिक्षा है या ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति की शांति से सहज प्रवृत्ति को विकसित कर बाहर की ओर प्रकट करे। इसका तात्पर्य दोस्तों शांति से संबंधित व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों और शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना है। दोस्तों आपने देख लिया। अगला देखेंगे यहां पर क्या कहा गया कि व्यक्तित्व को प्रभावित या परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए। तो दोस्तों पढ़ने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता की दृष्टि से G.W. ऑलपोर्ट द्वारा की गई परिभाषा से महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके द्वारा दोस्तों कहा गया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। दोस्तों फटाफट से अगले प्रश्न पर निगाह डालेंगे सभी लोग फटाफट से। यहां पर देखेंगे दोस्तों कि अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन सी हैं? तो दोस्तों शिक्षक की रणनीतियों की बात करें, अवांछित व्यवहार में सुधार, भैया देखिए बच्चा अपना बच्चा ही रहता है, ठीक है, वो गलत व्यवहार करेगा। तो दोस्तों उसके व्यवहार को दूर करने के लिए हम शिक्षकों को क्या क्या
रणनीति अपना सकते हैं कि कक्षा का प्रबंधन इस प्रकार हो कि समूह और गुटों में दोस्तों बच्चे ना बैठ पाएं। कक्षा नियमों की स्पष्टता और उनका पालन दोस्तों, कक्षा के नियम एकदम स्पष्ट होने चाहिए और उनके जो पालन है दोस्तों वो भी सही होना चाहिए। दोस्तों कक्षा में कक्षा समुदाय का सदस्य होना चाहिए। नियमों का संशोधन, कक्षा परिस्थिति में पर कुछ नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कार्यक्रम, अभिभावकों का सहयोग और पुरस्कार, ये सभी दोस्तों अवांछित व्यवहार में सुधार करने हेतु दोस्तों शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां हो सकती हैं। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मुलाकात करेंगे इसी टाइम पर आपके साथ नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।